मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। स्वतंत्रता से पूर्व का 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास। भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने सचमुच में, इन रियल सेंस, वास्तव में जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको इतिहास में कहीं नहीं बताया गया। उनके नाम, उनके काम, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका साहस, उनकी हिम्मत, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, उनको मिली यातनाएं, काला पानी, फांसी का तख्ता, ये सब कुछ उनके बारे में, क्योंकि उनके बारे में बताने से लगता था कि आज़ादी का श्रेय उनको मिल जाएगा, जबकि उन लोगों ने श्रेय के लिए ये संघर्ष नहीं किया था। और जिन्होंने एक लाठी निकाली, उनके नाम से कहा गया कि आज़ादी इन्होंने लेके दी है, नेहरू और गांधी ने। और जिस कांग्रेस को इटावा के कलेक्टर मिस्टर ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था अपने सुरक्षा कवच के रूप में, सेफ्टी वॉल्व के रूप में, प्रेशर रिलीज होता रहे, सिर्फ इसलिए उस कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी। कांग्रेसों के पाप उस समय भी बहुत थे और आज़ादी के बाद भी महापाप किए हैं। उन सारे पापियों का हेड नेहरू, उसके बारे में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, अभी बहुत कहना बाकी है, पर उद्देश्य ये नहीं है। ऐसे नेहरू की तरह के और भी गद्दारों की कमी नहीं है, पर नेहरू चूंकि उन गद्दारों का हेड था, नेहरू अंग्रेजों के पेरोल पर था, पपेट था, और गांधी ने अंग्रेजों को सूट करता था, इसलिए वो सब जो चला। पर मेरा इस चैनल के माध्यम से लक्ष्य है, उद्देश्य है कि मैं उन अनसंग हीरोज़ को, अज्ञात उन महान, अनगिनत, असंख्य नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाऊं। 300 से ऊपर वीडियोज़ इस समझ में आपको दे चुका हूँ। उसी क्रम में मैं पिछले कुछ दिनों से पंजाबी सुर में आपके सामने रख रहा हूँ। और 2 दिन पहले मैंने जिस महान क्रांतिकारी, अल्पायु, छोटी आयु में, खुदीराम बोस 17 साल की आयु में फांसी लगे और ये 19 वर्ष पूरे किए थे। 17 और 19 वर्ष की आयु में फांसी के तख्ते पर झूलने वाले सबसे छोटी आयु के महान क्रांतिकारी, तपस्वी और करतार सिंह सराभा तो देश विदेश में कितनी छोटी आयु में कितना कुछ कर गए। पिछले 2 एपिसोड के अंदर मैंने आपके सामने वो सब रखने का प्रयास किया है। आइए आज कोशिश करेंगे तीसरे एपिसोड में हम समेटने की। इनके कारनामे तो नहीं इतने समय में उनको समेटा जा सकता, परंतु एक प्रयास। अमेरिका के सान फ्रांसिस्को शहर में गदर पार्टी के निर्माण के समय और फिर वहाँ रहते हुए जिस तरह से अपनी यात्रा आरंभ की, एक हाथ से प्रेस का हैंडल चलाते हुए, दूसरे ज़ुबान से गाना गाते हुए, और वो गीत भी, और गीत की पंक्तियाँ भी मैंने आपके सामने रखी। फिर चलो चलिए देश नू युद्ध करन, एहो आखिरी वचन ते फरमान हो गए। यही फरमान है, यही परिस्थिति की मांग है, यही भारत माँ की पुकार है। विदेशों से भारतीयों को कहा कि चलो भारत, हमको युद्ध करना है अंग्रेजों के खिलाफ। बड़ी तेजी से संगठन खड़ा किया। 1914 में मराठे वीर पिंगले के साथ मिलकर क्या हुआ, फिर किसी धनाढ्य के घर में जब डकैती डालने गए, देश के लिए शस्त्र खरीदने के लिए, और शस्त्र खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, उसके लिए वहाँ माँ बेटी के साथ जो डायलॉग हुए, जो घटना घटित हुई, वो मैंने आपके सामने रखी। उस महान महिला ने किस प्रकार से बेटी की शादी के केवल गहने रख के, उतना धन रख करके, बाकी सब इस करतार सिंह सराभा, छोटा सा अल्पायु का किशोर कहिए, जवान कहना भी कठिन है, उस समय 17.5 साल की आयु थी। हाँ, ये सब यात्राएं पूरी करता हुआ, लड़ता हुआ, मुकाबला करता हुआ, कई मोर्चों के ऊपर संघर्ष करता हुआ,
अंग्रेजों की आंखों में झूल झोंकता हुआ, सशस्त्र क्रांति के द्वारा उस बड़ी महान बड़ी सत्ताशाही को चुनौती देने वाला, महान तो उसको नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी सत्ताशाही को चुनौती देने वाला ये अल्पाजू का छोटा किशोर सरदार करतार सिंह सराबा। और याद होगा कि आखिर में जब वो लास्ट में 50-60 साथियों को लेकर 19 फरवरी को फिरोजपुर छावनी के एम्यूनिशन सेंटर को लूटने जाता है, हवालदार से क्या बात हुई थी, उससे पहले वो कैसे निरस्त्र किया जाता है उस सारे यूनिट को जिन्होंने विद्रोह करना था और इसके साथ मिलना था, अब उनके हाथ में शस्त्र नहीं थे, वो योजना भी। और फरवरी 1915 की रास बिहारी बोस का वो बड़ा युद्ध, 1857 से बड़ी क्रांति करने का स्वप्न प्रयास, लेकिन वो अपने ही कुछ भेदियों के द्वारा कैसे वो भी निष्फल हो गया। दोनों निराश हैं, रास बिहारी बोस, करतार सिंह, कि अब क्या होगा, कैसे होगा। निराश का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हिम्मत छोड़ दी, लेकिन बार बार कुछ भेदियों के द्वारा हमारी भारत माँ की स्वतंत्रता की बीड़ियाँ काटने में हमें कठिनाई हो रही है। और इन विदेशियों को, फिरंगियों को, अधर्मियों को, विधर्मियों को, जो यहाँ धर्म परिवर्तन से लेकर और शस्त्र के बल पर, तोप और पिस्टल और गोली के बारूद के बल पर, छल कपट के बल पर यहाँ पर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही आलम उस समय था जब वो एक दूसरे पर नजरें डालते, सोचते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाता, प्रश्न चिन्ह लग जाता कि आगे क्या करना है भाई। आखिर में निश्चय हुआ कि पश्चिमी सीमा को लांघ कर विदेश चले जाए। रास बिहारी बोस कलमा पढ़ने लगे कि पश्चिमी सीमा के अंदर मुस्लिम बेल्ट आती है तो वो मेकअप तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कलमा वगैरह भी आना चाहिए ताकि हम वहाँ जैसे उन जैसे लोग लगे। विदेशी सीमा को लांघना है, विदेश में जाना है फिर से, और इस प्रकार से किंतु ये पश्चिमी सीमा को क्रॉस करने का विचार बदल करके रास बिहारी बोस बनारस चले गए। और वो महान क्रांतिकारी करतार सिंह, जगत सिंह और हरि नाम सिंह टुंडा ब्रिटिश भारत पार करके खुश्क पहाड़ियों पर पैदल चलकर, चने चबाकर, पानी पीकर करतार सिंह अपनी कविता की एक पंक्ति गाने लगे। ये पहाड़ी पार कर रहे थे, कौन सी, कहाँ से, अफगानिस्तान क्रॉस करके इराक, ईरान से यूरोप में, और उसके बाद अमेरिका में एंटर होना चाहते थे। और क्या बोलते हैं आप सोचो जरा उस कंटका के मार्ग को। चूँकि एमरजेंसी में मैं अंडरग्राउंड रहा हूँ तो मुझे पता है कि दिन भर छिपे रहना, रात को चलना, कब मिलेगा क्या मिलेगा खाने को कुछ पता नहीं होना, जेल के अंदर बैठने वालों से बाहर रह कर के, अंडरग्राउंड रह कर के काम करने वालों की परीक्षा बहुत कड़ी होती है, कठिन कठिन परीक्षा होती है। और ये चले हुए हैं पुलिस वालों से बच कर के, और कैसे कहाँ क्या मिलेगा। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। चलिए आज विषय मैं नहीं हूँ। और ये क्या बोल रहे हैं, बनी सिर शेरा दे की जाना पज के। शेरों के सिर पर मुसीबत आ पड़ी है तो भागकर कहीं क्यों जाए। फिर जगत सिंह ने कहा, क्यों जी, ये कविता क्या दूसरों के लिए है, क्या ये हम पर लागू नहीं होती। हमारे साथी संकट में फंसे हैं और हम भागकर जान बचाकर जा रहे हैं। परस्पर बातें हुई, निश्चय हुआ कि हमारे साथी जो पकड़े गए हैं उन्हें छुड़ाना चाहिए, कहीं युद्ध छिड़े तो लड़कर प्राण गंवाने चाहिए, ना कि कायरों की तरफ भागना चाहिए। वे जानते थे कि भारत लौटने पर मृत्यु हमारा स्वागत करेगी। फिर भी वे भारत आ गए, पश्चिम की सीमा लांघते लांघते वापस आ गए। और सरगोदा जो आज पाकिस्तान में है, उन्होंने फिर से क्रांति की बातें शुरू कर दी। ये तरुण अल्पायु का करतार सिंह सराबा और उनके साथी
सरगोदा में ही गिरफ्तार कर लिए गए, अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस पहरे में करतार सिंह को लाहौर स्टेशन पर लाया गया। वहां उन्होंने पुलिस अधिकारी मिस्टर टॉमकिन से कुछ खाने के लिए कहा। वे इतने विद्रोही हो गए थे कि मरने से पहले लोगों से कहते, फांसी होने और मरने के बाद मुझे बागी करतार सिंह पुकारना। याद करना, याद रखना। जेल में बंद होने के बाद भी ये महान क्रांतिकारी विप्लवी करतार सिंह विप्लव के क्रांति के सपने देखता था। एक दिन उन्होंने चुपचाप लोहा काटने वाला औजार भी मंगवा लिया। 50-60 बंदियों को जो विप्लवी थे, क्रांतिकारी थे, इकट्ठा कर योजना बनी। 4-5 निर्दोष और कमजोर लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के साथ तय कर लिया कि यहाँ से कैसे भागना है। उधर लाहौर छावनी जो एमुनिशन सेंटर था, उसको लूटने की योजना बनी। वो शस्त्र होंगे तो हम आगे अगली लड़ाई लड़ सकेंगे ना। लेकिन फूट की बेल ने फल बराबर, फूट की बेल के फल बराबर करतार सिंह के दाएं बाएं लटकते रहे। फिरोजपुर छावनी की विप्लव योजना, क्रांति की योजना, लूटने की योजना कृपाल सिंह भेदिया बन नाकाम हुई थी। यहां भी एक साधारण कैदी ने सारा भेद खोल दिया। कैदियों के पांव हाथों में बेड़ी हथकड़ी डाल दी गई और उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। तलाशी ली गई तो करतार सिंह की पानी की सुराही रखने वाली जगह पर एक गहरा छेद भी मिल गया। आखिरकार अभियोग शुरू हुआ, मुकदमा चलना था। करतार सिंह सबसे छोटे थे अभियुक्तों में, मात्र 18.5 साल के। लेकिन जज ने जो उनके बारे में लिखा था बहुत खतरनाक है। करतार सिंह पर दया भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, क्रोध भी आ रहा था। कुछ उसके बारे में अच्छा बोलते हुए भी, लेकिन कहा कि ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। और जब बयान देने की बारी आई करतार सिंह की तो उसने क्या बोला, सब कुछ मान लिया। जो जज ने बोला था, जो भी चार्जशीट हुआ था, जो भी उस पर आरोप लगाए थे, उसने कोई सफाई नहीं दी, सब कुछ मान लिया। और जज लिखता लिखता रुक गया। पूरे दिन करतार सिंह बयान देते रहे और जज मुंह में कलम दबाए देखता रहा। अंत में जज ने कहा, करतार सिंह सोच समझ कर बयान दो। आज हमने तुम्हारे बयान नहीं लिखे। तुम्हारे बयानों का परिणाम क्या हो सकता है जानते हो? कहा जाता है कि जज की बात का जवाब करतार सिंह ने क्या कह करके दिया, फांसी ही दोगे ना, और क्या, हम उससे नहीं डरते। उस दिन अदालत करतार सिंह के बयान लिखे बिना ही उठ गई। जज चाहते थे कि ये और ढंग से स्वीकार करे और सफाई दे, और मैं उसको फांसी न दे करके। बहुत कमाल का नौजवान था, देखने में सुंदर, बातचीत में कमाल, आंखों में तेज, चेहरे पे चमक। ये सब चल ही रहा था तो उस दिन अदालत तो उठ गई। दूसरे दिन करतार सिंह का बयान पहले दिन से ज़्यादा धमाकेदार था। जज्जों की ये धारणा गलत सिद्ध हो गई कि वे भाई परमानंद के बहकावे में ऐसे बयान दे रहा है। फिर अंत में महान क्रांतिकारी करतार सिंह ने कहा, मेरे अपराध के लिए या तो मुझे आजीवन कारावास का दंड मिलेगा या फांसी, परंतु मैं फांसी को ही बेहतर समझूंगा, क्योंकि फिर जल्दी जन्म लेकर भारत की आज़ादी के युद्ध में लड़ने को तैयार हो सकूं। मेरी इच्छा है कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगा तब तक बार बार जन्म लेकर फांसी पर लटकता रहूं। और यदि पुनर्जन्म में स्त्री बना तो अपने जैसे विद्रोही पुत्रों को जन्म दूं। इन शब्दों ने जज्जों को भी हैरत में डाल दिया। फिर भी वे करतार सिंह की वीरता के संबंध में सही और ठीक शब्द न लिख सके। वो कंफ्यूज थे, वो कह भी रहे थे, लेकिन उसके अंदर उसको वो अप्रिशिएट नहीं कर सकते थे। बड़े अपशब्दों का भी प्रयोग किया जजेस ने, क्योंकि वो सीधा अटैक कर रहा था, मुख्य रूप से बोल रहा था, और इससे वही होना था कि उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। करतार सिंह को ढूंढने वाले पुलिस वालों के हाथों से
पानी पीकर चंपत होने वाले महान करतार का जीवन करतार के हाथों में चला गया। मृत्यु दंड सुनाने वाले जज को थैंक यू कहना तक न भूले करतार सिंह। फांसी के इंतजार में काल कोठरी में बंद एक दिन जब दादाजी मिलने आए और पूछा, करतार किसके लिए मर रहे हो? हाँ, जिनके लिए मर रहे हो वह तुम्हें गालियां दे रहे हैं। तो करतार सिंह ने क्या कहा, दादाजी अमुक आदमी कहाँ है? जवाब मिला, प्लेग से मर गया। फिर पूछा, फला व्यक्ति का क्या बना? दादाजी का जवाब था, हैजे से मर गया। ऐसे कुछ 2-3-4 लोगों के बारे में और सुना, उसका क्या बना, उसका क्या बना, वो कहाँ है, वो कहाँ है। हर एक का जवाब लगभग ऐसा ही आता कि वो तो संसार से चला गया। आप चाहते हैं कि मैं भी बिस्तर पर बीमार पड़कर महीनों तक सड़कर मरूं? क्या उस मौत से ये मौत अच्छी नहीं? दादा मौन हो गए। एक चाचा पुलिस में, दूसरा वन विभाग में, पिताजी माताजी बचपन से चले गए थे। संपन्न घर, बाप के इकलौते बेटे, और बचपन में ही उनका देहांत, और विदेशों में जाकर के किस प्रकार से, किस ढंग से जहाज चलाना और जहाज़ों की रिपेयर का काम तक सीखना। अल्प आयु में बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखते चले गए और करते चले गए। 1.5 महीने मुकदमा चला और 1916 के नवंबर की सर्दी में करतार सिंह को फांसी के तख्ते पर, सर्दी में फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर गरमा दिया गया, अनंत समय तक ठंडा रहने के लिए। तो क्या आज पंजाब में वैसे करतार पैदा न होंगे जैसा सन 1916 के नवंबर में फांसी के फंदे पर झूला था? उम्मीदों पर इंसान और दुनिया आगे बढ़ रही है। आज जब पंजाब की हम देखते हैं, उसी पंजाब की धरती पर जिन वीरों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ के लिए लड़े और मरे, खप गए, कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए, आज उसी पंजाब से कुछ लोगों की ज़ुबान पर और पंजाब के ही कुछ लगे हुए विदेशों के 5-6 देशों के गुरुद्वारों को सेंटर बना करके खालिस्तान जैसे शब्दों का प्रयोग करके, नारे गुंजा करके, और उनका साथ देने वाले ये केजरीवाल एंड कंपनी और ये जो कम्युनिस्ट हैं, नक्सलाइट हैं, अर्बन नक्सलाइट हैं, ये वामपंथी, ये खालिस्तानी, ये JNU, ऐसे कुछ लोग, और वो इकोसिस्टम है ऐसे 80-90-100 लोगों का। मेरा तो हर बार यही कोशिश रही है, यही कहता रहा हूँ कि इन सब लोगों को, देशद्रोहियों को, और इनके पकड़े जाने पर, साबित हो जाने पर, और जल्दी से क्विक एंड फास्ट एक्शन होने चाहिए, और इन देशद्रोहियों के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। वरना जिन गद्दारों के कारण देश लंबे समय तक गुलाम रहा, कभी मुगल, कभी पठान, कभी तुर्क, कभी अफगान, कभी फ्रेंच, कभी डच, कभी इंग्लिश, और आज भी अगर गुलामी फिर से हमारे द्वार पर दस्तक देती है, तो ये आज गद्दार जो आपको शाम को दिखते हैं चैनल्स के ऊपर, इनका प्रबंध करना होगा। और उसका प्रबंध एक ही है कि गद्दारों के लिए सख्त कानून, और सख्त उसके लिए, उस सख्त अपराध के लिए सख्त दंड। मेरी ये पहले भी प्रार्थना रही है। आज तीसरे एपिसोड से मैं करतार सिंह जी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। उस महान अल्पायु के महान योद्धा को, अल्पायु के छोटे किशोर, उसको नौजवान कहना भी कठिन है, और उस अल्पायु के किशोर को, युवा को, और थोड़े समय में, और माँ बाप शुरू से ना होना, और फिर कहाँ से कहाँ पहुंचकर, और सारे देश विदेश में गदर पार्टी के साथ मिलकर के कहाँ वहाँ भी कितने बड़े बड़े कारनामे करता हुआ ये करतार सिंह हमारे बीच में से हमेशा के लिए चला गया। जाना तो सबको है, पर इस तरह से जाने वाले वीरों को इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। मेरे लिए ये चिंता का विषय था। मैंने प्रयास किया है इस काल के 190 वर्ष के लोग, काल के 400 अनसंग हीरोज़, अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का मेरा प्रयास है। और सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 कम से कम ऐसे नायक नायकों को आपके सामने लाऊंगा जिनको कोई नहीं जानता। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको